अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। क्या बैंक से फाइनेंस करवाई जाने वाली गाड़ी महंगी पड़ती है? बैंक कितने पैसे फाइनेंस अमाउंट से ऊपर वसूल करता है? क्या बैंक पुरानी गाड़ी को भी फाइनेंस कर देते हैं या सिर्फ नई गाड़ी को ही फाइनेंस करते हैं? कितने दिनों में बैंक फाइनेंसिंग हो जाती है गाड़ी के लिए? किस्त कब शुरू होगी? गाड़ी किसके नाम पे होगी? क्या आप गाड़ी बेच सकेंगे? क्या वक्त से पहले अगर आप बैंक को क्लियर कर देते हैं, बैंक के पैसे वापस कर देते हैं, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? अगर आप 2 या 3 किस्तें शॉर्ट कर देते हैं तो फिर बैंक क्या करेगा? क्या आपको बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवानी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या बैंक आपको गाड़ी फाइनेंस कर देगा? अगर कर देगा तो किस हद तक? इस तरह के सवालात और दूसरे बहुत से सवालात हर उस आदमी के जहन में होते हैं कि जो गाड़ी लेने का सोच रहा होता है और उसमें फिर बैंक की फाइनेंसिंग मतलब बैंक की हेल्प लेके गाड़ी परचेज करने का सोचता है। नाज़रीन, आपको ये बात कन्वे करने के लिए कि बैंक कितने पैसे फाइनेंस अमाउंट से ऊपर वसूल करता है, मेरे पास ये 3 बैंक्स के टेंटेटिव रीपेमेंट शेड्यूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रीपेमेंट शेड्यूल लेते वक्त मैंने जो 2 बातों का ख्याल रखा है वो ये कि एक तो फाइनेंस अमाउंट वो सेम होनी चाहिए, जिस बैंक से मैंने लिए फाइनेंस अमाउंट वो सेम है। दूसरी बात कि टेन्योर सेम होना चाहिए कि फाइनेंस अमाउंट जितने सालों के लिए हम फाइनेंस करवा रहे हैं वो भी सेम है। ये पहला रीपेमेंट शेड्यूल है बैंक अल्फला का, दूसरा है जी एमसीबी का और तीसरा है यूबीएल का। अब जो गाड़ी मैंने सेलेक्ट की है वो आप सुजुकी कल्टस VXL, जिसकी अब मौजूदा कीमत है 18,30,000 रुपये। उसमें से डाउन पेमेंट 25% डाउन पेमेंट जो कि बनती है 4,57,500 रुपये। बाकी फाइनेंस अमाउंट बन जाती है 13,72,500 रुपये। और ये जो अमाउंट है ये 5 सालों के लिए इनसे मैंने प्लान लिया है कि ये 5 साल के लिए अगर फाइनेंस करें तो उसमें हमें इनको वापस क्या करना पड़ेगा। तो जनाब बैंक अल्फला कह रहा है कि अगर वो 13,72,500 रुपये 5 साल के लिए फाइनेंस करे तो वो मार्कअप रेट चार्ज करेगा 12.58% पर ईयर। और दूसरी बात, उसके साथ वो इंश्योरेंस रेट जो चार्ज करेगा वो है 2.25% पर ईयर। इस तरह उसके पहले साल की किस्त बन जाएगी 34,106 रुपये, दूसरे साल की 33,797 रुपये, तीसरा साल 33,519 रुपये, चौथा साल 33,269 रुपये और पाँचवा साल 30,934 रुपये। ये हर साल के 12 महीनों की ये साथ बनेगी। अगर इसको सादा तरीके से हम कैलकुलेट कर लें, भाई इन किस्तों को हर साल के 12 महीने से ज़रब दें तो टोटल जो बैंक अल्फला वसूल करेगा वो है 19,87,500 रुपये। 13,72,500 की अमाउंट फाइनेंस करके 5 सालों में बैंक अल्फला 19,87,500 रुपये वसूल करेगा। मतलब डिफरेंस आएगा 6,15,000 रुपये का कि हम अगर बैंक अल्फला से गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे 13,72,500 रुपये की फाइनेंसिंग करवा के 5 साल के लिए बैंक को 6,15,000 रुपये ज़ायद देंगे। इसी तरह एमसीबी कहता है जनाब कि इसी फाइनेंस अमाउंट के लिए 5 सालों के लिए अगर वो फाइनेंस करेगा तो वो मार्कअप रेट चार्ज करेगा 12.07%, जस्ट 12.07%, और इंश्योरेंस रेट चार्ज करेगा 2%। इस तरह उसके पहले साल की किस्त बन जाएगी 33,503 रुपये, दूसरा साल 33,351 रुपये, तीसरा साल 33,198 रुपये, चौथा साल 33,046 रुपये और पाँचवा साल 30,758 रुपये। इस तरह ये टोटल वसूल करेगा 5 सालों में 19,66,308 रुपये और डिफरेंस आ जाएगा 5,93,808 रुपये का। मतलब 13,72,500 रुपये अगर 5 सालों के लिए एमसीबी से फाइनेंस करवाए जाएं तो एमसीबी 5 सालों में 19,66,308 रुपये वसूल करेगा। हमें 5,93,808 रुपये ज़ायद देना पड़ेंगे 5 सालों के लिए। इसी तरह यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल का जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो कहता है कि जनाब अगर 13,72,500 रुपये यूबीएल फाइनेंस करेगा 5 साल के लिए तो वो मार्कअप रेट चार्ज करेगा 11.95% और फिर इंश्योरेंस गाड़ी की चार्ज करेगा 1.99%, ऑलमोस्ट 2%। इस तरह पहले साल की किस्त उसकी 33,227 रुपये, दूसरा साल 33,076 रुपये, तीसरा साल
₹32,924, चौथा साल ₹32,772 और पांचवा साल ₹30,496 ये चार्ज करेगा। अगर हम इन्हीं किस्तों को हर साल के 12 महीने से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो टोटल जो यूबीएल चार्ज करेगा वो है ₹19,49,940, मतलब हमें ₹5,77,440 जायद देना पड़ेगा। इन केस ऑफ बैंक अल-फलाह हम ₹6,15,000 जायद दे रहे थे, 5 सालों के लिए अगर फाइनेंस करवा रहे थे ₹13,72,500, तो ₹6,15,000 जायद दे रहे थे। अगर हम एमसीबी से फाइनेंस करवाएं तो ₹5,93,808 जायद दे रहे थे, और अगर हम यूबीएल से फाइनेंस करवाएं तो इस वक्त ₹5,77,440 जायद दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि जब बैंक्स डाउन पेमेंट ले रहे होते हैं तो जो जिस तरह मैंने आपको इस केस की एग्जांपल दी कि ₹4,57,500 आपकी डाउन पेमेंट बनेगी अगर गाड़ी की कीमत 18,30,000 है और 25% आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो डाउन पेमेंट के साथ ही बैंक्स जो ऐड कर देते हैं वो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, जो कि अगर आप गाड़ी नकद कैश पे भी लेने तो वो फिर भी आपने देना ही है। साथ साथ आपका फाइलर नॉन फाइलर वाला टैक्स भी साथ ऐड हो जाता है, और उसके साथ बैंक की कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस 8 से 10,000 रुपये के करीब होती है, वो उसमें ऐड हो जाती है। और जो चौथी अमाउंट ऐड होती है वो होती है आपके पहले साल की इंश्योरेंस। ये 4 चीज़ें जब सम अप होती हैं उसमें डाउन पेमेंट में, तो तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख तक का डिफरेंस आ जाता है। मतलब ₹4,57,500 का डाउन पेमेंट है तो ये 3-4 आइटम मिला के आपको तकरीबन 5.5 लाख या 5.25 लाख के करीब डाउन पेमेंट करना पड़ सकती है। और इसमें ज़्यादातर मतलब रजिस्ट्रेशन चार्जेस और फाइलर नॉन फाइलर वाला टैक्स वो है कि जो आपने देना ही देना है, चाहे आप गाड़ी कैश पे परचेज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि बैंक्स गाड़ी फर्स्ट हैंड ही नई गाड़ी ही फाइनेंस करते हैं या कि पुरानी गाड़ी भी फाइनेंस कर देते हैं, तो बैंक पुरानी गाड़ी भी फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन खुशी से नहीं करते, रिलक्टेंट होते हैं। इसीलिए जब पुरानी गाड़ी फाइनेंस करते वक्त बैंक मार्कअप रेट भी तकरीबन काफ़ी सारे बैंक्स 1% ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, जो एज़ कम्पेयर टू न्यू व्हीकल, कि जो न्यू व्हीकल पे मार्कअप रेट अप्लाई हो रहा था उससे 1% ज़्यादा वो उस पर चार्ज कर रहे होते हैं पुरानी गाड़ी पे। 15 से 20 दिन 15 to 20 वर्किंग डेज लेते हैं, जिसमें आपको गाड़ी की फाइनेंसिंग की अप्रूवल, आपकी रिक्वेस्ट की अप्रूवल हो जाती है या वो बैंक डिक्लाइन कर देता है। मतलब 15 से 20 दिनों के अंदर वो रिजल्ट दे देते हैं। 15 से 20 दिन के बाद गाड़ी बुकिंग में जाती है। हाँ, अगर आपके इल्म में है कोई किसी शोरूम पे गाड़ी खड़ी है तो आप वो ऑन मनी पे करके आप वो गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं, बैंक को इसमें कोई इतराज़ नहीं होता। अगर आप ऑन मनी पे नहीं करना चाहते तो फिर गाड़ी बुकिंग में जाती है, और जो भी टाइम हो 2 महीने 4 महीने 5 महीने उसके बाद गाड़ी आती है और वो आपको हैंड ओवर हो जाती है। गाड़ी की किस्त कब शुरू होगी और गाड़ी किसके नाम पे होगी, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस कार फाइनेंसिंग को लेके। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में 2 किस्म के बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, एक इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, दूसरा कन्वेंशनल बैंक्स जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर आप गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं कन्वेंशनल बैंक से, तो फिर गाड़ी की किस्त अगले ही महीने से स्टार्ट हो जाएगी जब गाड़ी आपकी बुकिंग में जाएगी। जब गाड़ी का लोन आपके फेवर में डिसबर्स हो जाएगा तो अगले महीने से आपकी किस्त स्टार्ट हो जाएगी, चाहे गाड़ी की डिलीवरी 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के बाद हो। एन मुमकिन है कि गाड़ी की डिलीवरी 4 महीने या 5 महीने के बाद हो और गाड़ी की डिलीवरी से पहले आप 2 या 3 किस्तें दे चुके हों। अगर आपने वो गाड़ी कन्वेंशनल बैंक से फाइनेंस करवाई है, मतलब हबीब बैंक से करवा ली है, बैंक अल-फलाह से, यूबीएल, एमसीबी वगैरह वगैरह से करवा ली है, तो फिर आपको गाड़ी की किस्त अगले ही महीने से देनी पड़ेगी जब लोन डिसबर्स हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स अगर आप इस्लामिक बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं या कन्वेंशनल बैंक्स की इस्लामिक ब्रांचेस से करवाते हैं, तो फिर गाड़ी की किस्त उस वक्त स्टार्ट होगी जब गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी। अगर आपको गाड़ी 4 महीने के बाद डिलीवर होती है या 5 महीने के बाद डिलीवर होती है तो आपकी किस्त भी उसी महीने से स्टार्ट होगी जब गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी। और ये इस्लामिक बैंक मतलब मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, दुबई इस्लामिक बैंक, और इसी तरह ये अगर आप कन्वेंशनल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से करवा लें तो भी यही तरीकाकार होगा कि किस्त उसी वक्त स्टार्ट होगी जब वो गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। और गाड़ी के किसके नाम पे होती है? अगर आप कन्वेंशनल बैंक से करवा लें तो गाड़ी आपके नाम पे होती है और उस पर बैंक का चार्ज होता है
उसको HPA4 में हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत वो होता है, वो HPA4 बैंक का हो जाता है गाड़ी पे। गाड़ी बहरहाल आपके नाम पे होती है। कल को जब आप गाड़ी उसमें कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे, सारा लोन पे ऑफ कर देंगे, तो बैंक आपको NOC जारी करेगा, बैंक का वो चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर आप गाड़ी को आगे बेच सकेंगे। आपके इसके बरक्स अगर आप इस्लामिक बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे तो वो गाड़ी होली सोली बैंक के नाम पे होगी, आपके नाम पे नहीं होगी। अगर आपने 5 साल के लिए वो फाइनेंस करवाई हुई है तो बैंक आपको उसका NOC जारी कर देगा, वो NOC कह रहा हूँ, उसका आपको एक अथॉरिटी लेटर जारी कर देगा कि आप वो गाड़ी लेके जहाँ भी घूमें, वो गाड़ी बैंक की है लेकिन आप ऑथराइज्ड पर्सन हैं कि आप उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह वो गाड़ी बैंक के नाम पे होगी, आपके नाम पे नहीं होगी। इसीलिए जब गाड़ी की बुकिंग हो रही होती है तो इस्लामिक बैंक विद होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। जो फाइलर नॉन फाइलर वाला टैक्स है वो चार्ज नहीं करते, क्योंकि वो गाड़ी उन्हीं के नाम पे होती है, बैंक इस्लामिक बैंक के नाम पे होती है। इसके बरक्स अगर आप कन्वेंशनल बैंक से वो गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे तो फिर वो उस पर फाइलर नॉन फाइलर वाला टैक्स भी चार्ज हो रहा होता है। उसकी वजह यही होती है कि वो गाड़ी आपके नाम पे हो रही होती है। फाइनेंसिंग पीरियड के दौरान आप गाड़ी बेच नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आप बैंक को क्लियर करें, बैंक का सारा लोन पे ऑफ करें और बैंक से NOC हासिल करें, फिर आप वो गाड़ी बेच सकते हैं। ओपन मार्केट में बाहर ये जो कार डीलर हजरात हैं, ये लोग बैंक की गाड़ियां भी सेल परचेज कर रहे होते हैं और एक सिंपल स्टाम्प पेपर पे वो किया जा रहा होता है, जो कि एक इंतहाई गलत तरीकाकार है। बैंक बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि जब तक उसके पैसे वापस ना हो वो गाड़ी आगे आप बेच सकें, और ना ही आपको वो बेचनी चाहिए, ना ही आपको लेनी चाहिए। इसमें खासकर लेने वाला जो है वो ज़्यादा घाटे में रहता है, क्योंकि कल को अगर उनके आपस के ताल्लुकात लेने वाले और बेचने वाले के ख़राब हो जाते हैं तो लेने वाला पैसे उसको पे किए बैठा होता है और जो बेचने वाला होता है वो अपनी गाड़ी पकड़वा भी सकता है, क्योंकि गाड़ी बहरहाल उसी के नाम पे होती है। और जब वो गाड़ी का लोन क्लियर होता है तो बैंक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी बेचने वाले के नाम पे वो भेजता है, उसी के एड्रेस पे भेज देता है और NOC भी उसी के नाम पे जारी करता है। इस केस में लेने वाला जो है वो गाड़ी बेचने वाले का मोहताज रहता है उस वक्त तक जब तक कि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना कर दे। अगर आप वक्त से पहले बैंक को क्लियर कर देते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। मतलब अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंसिंग ली और दूसरे साल ही आपके पास पैसे आ गए और आपने सोचा कि जनाब बैंक को सारा लोन पे ऑफ कर दिया जाए, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। कुछ बैंक्स वैसे अर्ली टर्मिनेशन चार्जेस वो चार्ज करते हैं, लेते हैं, कुछ बैंक्स वो भी नहीं लेते। अगर वो ले भी लें तो उनकी अमाउंट थोड़ी होती है, जो आपको मार्कअप की सेविंग की मद में फ़ायदा हो रहा होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप पहले गाड़ी का वो प्लान टर्मिनेट करवा लें तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। अगर 2-3 किस्तें शॉर्ट हो जाएं तो फिर क्या होता है? ये बैंक इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। कुछ बैंक तो 2 किस्तें ही अगर आप शॉर्ट करें तो गाड़ी पकड़ लेते हैं और वो गाड़ी फिर वापस भी नहीं करते अनटिल एंड अनलेस आप सारे का सारा लोन पे ऑफ ना कर दें। कुछ बैंक्स 2 किस्तें शॉर्ट हो जाएं तो एक बार गाड़ी वापस कर देते हैं। सिर्फ उसको तंबीह की जाती है यूज़र को कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो टाइम पे जमा करवाएं। कुछ बैंक्स जो हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स जब शॉर्ट हो जाती हैं फिर गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी वापस नहीं देते। मतलब ये कि ये एक रिस्क होता है। और अगर वो गाड़ी आपने 2 या 3 किस्तें शॉर्ट की और गाड़ी पकड़ी गई और आपने जितने दिन वो गाड़ी के पैसे पे ऑफ करने में डिले किया, आपने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना लगा दिया और वो गाड़ी बैंक के वेयर हाउस में खड़ी रहेगी, वो सारे के सारे वेयर हाउस के चार्जेस वगैरह जो हैं और वो पकड़ने वालों की फ़ीसें वगैरह वो सारे के सारे आपके ज़िम्मा होती हैं। और ये आप जब गाड़ी फाइनेंस के लिए बैंक लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे साइन करवाता है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी हुई होती हैं कि आप ये सारे चार्जेस देने के पाबंद होंगे इन केस के अगर आप बैंक की किस्तें वगैरह शॉर्ट करते हैं। मतलब ये उस वक्त तो लोग ये नहीं देखते कि वो किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं, वो साइन कर देते हैं। अगर उनको पढ़ा जाए तो बैंक की बड़ी स्ट्रिक्ट जो है ना वो कंडीशंस होती हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवानी चाहिए, तो ये हर बंदे का अपना अलग से डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन डिपेंड करता है कि आप बैंक की फाइनेंसिंग को किस अप्रोच से सोचते हैं। आप एक अप्रोच से सोचते हैं कि आपके पास जनाब 5 लाख रुपया है और 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट वगैरह की मद में देके बैंक आपके हाथ में 18-20 लाख का एसेट पकड़ा देता है, जो कि राउंड द क्लॉक 24/7 7 डेज इन अ वीक आपके पास है, आपकी फैमिली की ज़रूरत को पूरी कर रहा है, आपकी ज़रूरत को पूरी कर रहा है।
अगर आप ये सोचते हैं कि 5 लाख दे के 18-20 लाख का एसेट मेरे हाथ में आ जाता है और उसकी 33,000-32,000 किस्त होती है, तो ये कोई सौदा महंगा नहीं है, तो आप यकीनन आप गाड़ी फाइनेंस करवाने की तरफ जाएंगे। हाँ, 32-33,000 रुपये किस्त महंगी नहीं है। अगर आप बाहर ओपन मार्केट से यही रेंट पे कोई गाड़ी लें तो 32-33,000 रुपये में आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं जो ओपन मार्केट में होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि 32-33,000 रुपये में आपको मिल जाएगी, इसके बावजूद आप 5 साल अगर उसको पर मंथ 32-33,000 रुपये देते भी रहें तो 5 साल के बाद गाड़ी आपकी नहीं होगी, गाड़ी उसी रेंट कार वाले की रहेगी या उसी मालिक की रहेगी, जबकि इन केस ऑफ बैंक 5 साल के बाद वो गाड़ी भी आपकी हो जाती है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आप यकीनन गाड़ी फाइनेंस करवाने की तरफ जाएंगे। अगर मैं मान लेता हूं कि आपके पास इन हैंड कैश इन हैंड जो है ना वो 18 से 20 लाख रुपया है और आप आज ही जाएं तो आप शोरूम से गाड़ी जो है ना वो अपना कैश के ज़रिए उठा के ला सकते हैं, आपको बैंक फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिज़नेस की अप्रोच से सोचते हैं तो आप देखेंगे 5 लाख रुपया दे के आप बैंक से 18 या 19 लाख रुपया वो फाइनेंस करवा लेते हैं और अपना जो तकरीबन 15 लाख रुपया है वो आप अपने पास सेव कर लेते हैं। अब बैंक से जब आप तकरीबन जिस तरह मैंने रीपेमेंट शेड्यूल में बताया कि 13,72,500 रुपये फाइनेंस करवा के आप ज़्यादा से ज़्यादा वो 6,15,000 रुपये बैंक को 5 सालों में वापस कर भी देते हैं। और ऑन द अदर हैंड कि आप अपना जो 13,72,500 है वो आप अपना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना 13,72,500 इन्वेस्ट करके आप उस पर मुमकिन है 5 सालों में आप तकरीबन 12 लाख या 15 लाख या इसको डबल कर लें या 13,72 को या 3 गुना कर लें, इतने पैसे उस पर कमा लें। अपने 13,72,500 पे 2 गुना या 3 गुना कमा के बैंक के 13,72,500 पे अगर आप उसको 6 लाख या 5.5 लाख रुपया पे ऑफ कर देंगे तो मेरा ख्याल ये आपको डील महंगी नहीं लगेगी। आप फिर भी बैंक की तरफ जाएंगे कि ठीक है जनाब बैंक से ही फाइनेंस करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक की फाइनेंसिंग सस्ती है, मैं अपने पैसे सेव करके उस पर मैं इन्वेस्ट करके उसको मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और पैसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। फिर भी आप बैंक की तरफ फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है, आप कहते हैं कि मैं बिज़नेस का रिस्क नहीं ले सकता, हालात ख़राब हैं और मुझे डर है कि कहीं ये जो मेरे पास पैसे हैं तो ये भी कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो फिर और साथ ही साथ आप ये भी सोचते हैं कि आप जब आप अपने कैश पे गाड़ी ले लेंगे तो आपको इंश्योरेंस आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि बैंक तो जब गाड़ी आपको देगा तो बैंक आपसे इंश्योरेंस भी लेगा। ये जो बैंक ज़ायद पैसे ले रहा होता है इस पे बैंक की गाड़ी की इंश्योरेंस भी शामिल होती है, जो कि आपके मतलब काम आ सकती है। अगर आप की गाड़ी का कोई नुकसान हो जाता है तो वो सारे का सारा जो है ना वो कंपनियां पे करती हैं उसको। हाँ, अगर आप इस सोच से सोचते हैं कि आप ये रिस्क नहीं ले सकते बैंक वाला, तो फिर आप यकीनन अपने ही पैसों से गाड़ी परचेज़ कर लेंगे, कैश पे गाड़ी परचेज़ कर लेंगे और उस पर आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उस पर इंश्योरेंस करवाएं या ना करवाएं, एक अलग सोच होगी। मतलब ये डिसीजन डिपेंड करेगा कि आप इसको किस अप्रोच से सोचते हैं। जिस अप्रोच से आप उसको सोचेंगे आप उस डिसीजन वो जो है आउटकम वो आपके सामने आ जाएगा। ये तो है आपका डिसीजन कि क्या आपको बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाने चाहिए या नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड जो दूसरी पार्टी है मतलब बैंक, क्या बैंक आपको गाड़ी फाइनेंस कर देगा? अगर कर देगा तो किस हद तक? बैंक ने भी तो आपको देखना है ना कि क्या आप इस काबिल हैं कि आपके साथ ये इन्वेस्टमेंट की जाए, बैंक आपके साथ ये रिस्क ले तो बैंक भी देखेगा कि क्या आपको वो गाड़ी फाइनेंस करके दे या ना दे। अगर दे तो वो किस हद तक। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक छोटी सी वीडियो इससे पहले बनाई थी, हाउ कैन आई गेट लोन फ्रॉम बैंक, कि आप किस तरह बैंक को मुतमईन कर सकते हैं लोन के लिए। तो आप वो ज़रूर देखिए। वैसे उसका एक ब्रीफ सा रिव्यू मैं आपको यहाँ भी दे देता हूँ। मैंने उसमें ये बताया था कि बैंक आपको 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको देख रहा होता है। आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देख रहा होता है, आपके रिलेशन देख रहा होता है बैंक के साथ, और तीसरा रेपुटेशन देख रहा होता है कि ये तीनों चीज़ें देख के आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है, रिलेशन कैसा है बैंक के साथ, आपकी रेपुटेशन कैसी है, फिर बैंक फाइनेंस का फैसला करता है कि क्या इस बंदे को फाइनेंस किया जाना चाहिए या नहीं। अगर किया जाना चाहिए तो किस हद तक का मतलब ये कि ऐन मुमकिन है कि आप बैंक को कहें कि जनाब मैं 25% डाउन पेमेंट देता हूँ, और बैंक आपको जब अपने कसौटी पे परखे तो वो बैंक है नहीं जी हम 25% अगर आप 50% डाउन पेमेंट दे दें तो हम आपको गाड़ी फाइनेंस कर सकते हैं, या आप 60% दें क्योंकि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी नहीं है, या आपका रिलेशन
अच्छा नहीं है। अगर आप 50% या 60% दें तो हम इस हद तक बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो आपको फाइनेंस कर देंगे, इससे ज़्यादा हम फाइनेंस नहीं करेंगे। जिस तरह आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने बैंक से फाइनेंस करवानी है या नहीं करवानी, इसी तरह बैंक ने भी ये डिसीजन लेना है कि उसने आपको फाइनेंस करनी है या नहीं करनी। आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, कि उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। बड़े छोटा सा क्लिप है, उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि बैंक अगर ये रीपेमेंट कैपेसिटी, रेपुटेशन और रिलेशन देख रहा होता है तो वो किस तरीके से देख रहा होता है, और आप इन चीज़ों को अपने हक में बेहतर कैसे कर सकते हैं ताकि बैंक आपके फेवर में डिसीजन ले और आपको गाड़ी फाइनेंस करवाने के लिए आमादा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स के तनाज़र में ज़रूर सोचेंगे भी, और जो इसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।